हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंघल आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे रक्षा मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी की जॉब प्रोफाइल के बारे में। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट क्या होती है, इसके इसके पोस्टिंग, ट्रांसफ़र्स, प्रमोशन, सैलरी और जॉब प्रोफाइल के बारे में सब कुछ इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं खुद रक्षा मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर 3 साल कार्य कर चुका हूं और इस डिपार्टमेंट में कार्य करने का मेरा क्या अनुभव है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अगर आप इस जॉब को रक्षा मंत्रालय के अंदर ज्वाइन करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए और जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। AFHQ आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स फुल फॉर्म है इसकी। आर्म्ड फोर्सेस यानी कि भारत की सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालय इसके अंदर आते हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर, इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर और इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर। इसके अलावा और भी कुछ ऑफिसेज हैं जो AFH। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि रक्षा मंत्रालय में सेलेक्ट होने के लिए आपको किन किन एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इसके अलावा इसमें सैलरी, अलाउंसेस और फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती हैं, कैंटीन कार्ड जैसे बेनिफिट्स क्या होते हैं, इस जॉब में ग्रोथ के क्या चांसेस हैं, प्रमोशन और ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ क्या हैं और इसके अलावा वर्कलोड कितना रहता है इस जॉब के अंदर। ये सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये हमारे की पॉइंट्स होंगे जिनको मैं अगली स्लाइड्स में डेलिब्रेट आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, कौन सा एग्ज़ाम है जिसको पास करने के बाद आप रक्षा मंत्रालय में नौकरी पा सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, 4 तरह के एग्ज़ाम हैं जिनको क्वालिफाई करने के बाद में आप AFHQ में सेलेक्ट हो सकते हैं। पहला एग्ज़ाम है यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद आप इस कैडर के अंदर डायरेक्ट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर सबसे बड़ी एंट्री है इस कैडर के अंदर। इसके ऊपर ये ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट है और इस कैडर की सबसे अच्छी बात है कि ग्रुप ए के अंदर इसमें कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं है। इसके अलावा दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। इसके लिए SSC CGL एग्ज़ाम होता है, SSC का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, जिसको क्वालिफाई करने के बाद में आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अगर सेलेक्ट होते हैं तो इस पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रेड पे 4600 होती है और ये ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। इसके अलावा तीसरा एग्ज़ाम जिसके थ्रू आप रक्षा मंत्रालय में ज्वाइन कर सकते हैं वो है SSC का CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम। ये भी SSC कंडक्ट कराती है और इसको क्वालिफाई करने के बाद आप रक्षा मंत्रालय में JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं। और चौथा एग्ज़ाम है SSC MTS को क्वालिफाई करने के बाद में आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो 4 तरह की एंट्रीज हैं: सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब हम इस पोस्ट के बारे में बात करते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रक्षा मंत्रालय के अंदर भारत सरकार के अंदर ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। ग्रुप बी के अंदर नॉन गैजेटेड पोस्ट है, यानी कि आपके पास गैजेटेड ऑफिसर की शक्तियां नहीं होती हैं। इसका मतलब है कि जब आपके ऑफिस में आप फाइल मूव करोगे तो उस फाइल पे कहीं आपके साइन नहीं होंगे। तो साइन करने की शक्ति या साइन करने की अथॉरिटी सेक्शन ऑफिसर से शुरू होती है। आपकी पोस्ट नॉन गैजेटेड ऑफिसर की होगी। ग्रेड पे इसका 4600 रहेगा। 4600 ग्रेड पे की जॉब है। पे लेवल 7 के अंडर आती है। आप रक्षा मंत्रालय में अगर ये जॉब ज्वाइन करते हैं तो आप एक सिविलियन ऑफिसर होंगे। रक्षा मंत्रालय में 2 तरह के ऑफिसर्स होते हैं, एक आर्मी ऑफिसर्स और आर्मी का स्टाफ, और एक तरफ सिविलियन ऑफिसर्स और सिविलियन स्टाफ। जब ये दोनों कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं तो रक्षा मंत्रालय का काम चलता है। SSC CGL एग्ज़ाम के थ्रू इस पर सिलेक्शन होता है और ये प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ है जो इस पोस्ट के लिए जाती है। ये 2017 की और ये 2018 में इतनी इसकी कट ऑफ गई है।
जनरल के लिए 2017 में हम देखते हैं कि 559.25, ओबीसी के लिए इतनी, एससी के लिए इतनी और एसटी के लिए इतनी गई है। ये कट ऑफ्स है। इसको क्लियर करने के बाद आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के अंदर कई सारे पोस्ट हैं जिनके लिए कुछ कट ऑफ्स निकाली जाती हैं। तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये एएफएचक्यू, पर्टिकुलर एएफएचक्यू के लिए ये कट ऑफ्स हैं 2017 और 2018 एग्ज़ाम्स की। इसके बाद हम वर्कलोड और नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो बेसिक काम आपका ये होता है, आपको एक डेस्क असाइन की जाती है। उस डेस्क पे आपको कुछ केसेस होते हैं, आपको अपनी डेस्क पे बैठना है और प्रॉपर ऑफिस जॉब है। आपको कहीं भी फील्ड में नहीं जाना होता है। आपको कुछ केसेस दिए जाते हैं, कुछ फाइल्स आपके अंडर होती हैं, उनको मेंटेन करना है, उन पे जो काम चल रहा है वो करना होता है। ये इसमें आपको टाइपिंग, नोटिंग, ड्राफ्टिंग सब इंक्लूड होता है। आप नोटिंग, ड्राफ्टिंग करेंगे। बेसिकली क्लरिकल जॉब है, क्लरिकल हाई पेइंग क्लरिकल जॉब है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको वर्क डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। एक तरह का काम होगा लगभग और वही आप करते रहेंगे। ऑफिस जॉब है, ऑफिस के अंदर ही रह के कार्य करना है, कहीं भी बाहर नहीं जाना है। फील्ड में जाने का आपको इस जॉब के अंदर कोई मौका नहीं मिलने वाला। सिविलियन ऑफिसर के तौर पे हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स को सहयोग करते हैं काम में और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को पूरा करने में हम उनका सहयोग करते हैं। वर्कलोड की बात करें तो वर्कलोड एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में डिफ़र कर सकता है, यानी कि किसी ऑफिस में वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, किसी में कंपैरेटिवली कम हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इस कैडर में बहुत ज़्यादा काम है, किसी भी ऑफिस में ऐसा कभी नहीं होगा कि बहुत ही ज़्यादा काम है। और मिनिस्ट्रीज़ की तुलना में इस मिनिस्ट्री के अंदर काम ठीक ठाक है। अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो सारे ऑफिसेज में ठीक सा काम है, इतना वर्कलोड नहीं है कि इसके कारण आपकी पर्सनल लाइफ प्रभावित हो किसी भी तरह से। तो नॉर्मल काम है, आप नॉर्मली इसको पूरा कर सकते हैं। ऑफिस टाइमिंग्स 9 से 5:30 स्ट्रिक्ट होती हैं। 5:30 के बाद आपको रुकने के लिए बहुत ही कम केसेस में बोला जाता है। तो आप मान के चलिए कि साल में लगभग 1-2 बार अगर हो गया तो आपको रुकने के लिए बोला जाएगा, वरना ये स्ट्रिक्ट टाइमिंग 5:30 बजे ऑफिस बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है इस जॉब की कि टाइमिंग फिक्स है। आप पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स की बात करें तो पोस्टिंग आपकी 99% केसेस में दिल्ली ही रहती है। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ टाइम पोस्टिंग दिल्ली रहने वाली है। इसके अलावा कुछ रीजनल ऑफिसेज हैं जो कि दिल्ली से बाहर हैं। मेन ऑफिस जो इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं वो दिल्ली में ही सिचुएटेड है, तो आपकी पोस्टिंग दिल्ली में रहती है। लेकिन कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं जो दिल्ली के बाहर भी हैं, जैसे कि पुणे और सिकंदराबाद। ये कुछ रीजनल ऑफिसेज हैं जिनमें आपकी पोस्टिंग अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो हो सकती है, वरना फिर आपकी पोस्टिंग दिल्ली में ही रहेगी। और अगर आप बाहर आउट स्टेशन पोस्टिंग पे जाते हो तो वो भी 5 साल के लिए आपको दी जाती है, उसके बाद आपको वापस से दिल्ली आना होता है। तो आप ये मान के चलें कि ये दिल्ली बेस्ड जॉब है और आपकी पोस्टिंग लाइफ टाइम दिल्ली ही रहने वाली है, जब तक आप बाहर जाना खुद ना चाहें। आपकी पोस्टिंग सेना भवन जो कि इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर है, वायु भवन जो कि इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है और इंडियन नेवल हेडक्वार्टर, ऐसी जगहों पे मेनली आपकी पोस्टिंग होती है। इसके अलावा एक मुख्य ऑफिस है CAO, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, जो कि कर्मचारियों के एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता है, वहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा कुछ सबऑर्डिनेट ऑफिसेज और हैं जिनमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ट्रांसफ़र्स का मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रांसफ़र्स एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में होंगे, लेकिन शहर नहीं बदलेगा। दिल्ली के दिल्ली में, क्योंकि सारे ऑफिसेज इसके दिल्ली में ही हैं, तो एक ऑफिस से निकल के आपको जब आपका टेन्योर पूरा हो जाता है तो दूसरे ऑफिस में भेजा जाता है दिल्ली के ही अंदर। तो आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि आपको ट्रांसफ़र होने पे कहीं बाहर भेजा जाएगा। तो इस जॉब में आउटसाइड दिल्ली ट्रांसफ़र्स नहीं है। इसके अलावा सैलरी और फैसिलिटीज़ की बात करें, सैलरी की बात करते हैं
जैसे मैंने बताया ये 4600 की ग्रेड पे की जॉब है और पे लेवल 7 के अंडर आती है। इसका मतलब है कि जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपका बेसिक पे 44,900 इनिशियल बेसिक पे होता है विदाउट एनी इंक्रीमेंट जब आप ज्वाइन करते हैं तब। इसके अलावा आपको डीए दिया जाता है जो कि अब बढ़ चुका है, 34% हो चुका है। एचआरए आप दिल्ली में ज्वाइन करेंगे तो 27% है और कुछ टीपीटी आपको दिया जाता है। और ये सब मिला के आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है जो कि लगभग अगर हम कैलकुलेट करें तो 70 to 75,000 के आसपास होती है। 70 to 75,000 के आसपास आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। इसमें से कुछ डिडक्शंस भी होते हैं जैसे कि एनपीएस, इनकम टैक्स और सीजीएचएस। ये डिडक्शंस होने के बाद आपकी सैलरी, नेट सैलरी आपके पास आती है जो कि मेरे हिसाब से फैसिलिटीज़ की बात करें तो सबसे मुख्य फैसिलिटीज़ जो इस जॉब में बोला जाता है कि कैंटीन कार्ड मिलता है। हाँ जी, इसमें कैंटीन कार्ड दिया जाता है, लेकिन इस कैंटीन कार्ड से आप लिकर नहीं खरीद सकते, शराब नहीं खरीद सकते। आप सिविलियन हैं और आपको ये कैंटीन कार्ड ग्रोसरी शॉपिंग के लिए दिया जाता है। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कैंटीन से आप अपने इस कार्ड के माध्यम से ग्रोसरी और व्हीकल शॉप कर सकते हैं। इसके अलावा सीजीएचएस की मेडिकल फैसिलिटी आपको दी जाती है। सीजीएचएस क्या होता है? सीजीएचएस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इस हेल्थ स्कीम के अंदर भारत सरकार के द्वारा कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एम्पैनल किया गया है और कर्मचारियों को ये सुविधा दी जाती है कि कर्मचारी चाहें तो उन एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जाके इलाज करवा सकते हैं और उस इलाज का सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है। ये सीजीएचएस फैसिलिटी होती है। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि दिल्ली में गवर्नमेंट अकोमोडेशन के लिए एक से 2 साल का वेटिंग पीरियड चलता है, तो ऐसा बहुत कम चांसेस में होगा कि आपने ज्वाइन किया और आपको ज्वाइन करते ही तुरंत घर मिल गया। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। दिल्ली बड़ा शहर है, ज़्यादा लोग हैं और रहने के लिए जगह कम है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन लेते हैं तो आपको ये एचआरए नहीं दिया जाता है। गवर्नमेंट अकोमोडेशन लेने के साथ ही आपका एचआरए बंद हो जाता है। आप एक ही चीज़ ले सकते हैं, या तो हाउस रेंट अलाउंसेस ले लें या फिर आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन ले लें। इसके अलावा एलटीसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। एलटीसी फैसिलिटी लीव एंड ट्रैवल कंसेशन होती है, जिसमें आप घूम सकते हैं और यात्रा किराया भत्ता आपको दिया जाता है। और ये जो तीनों फैसिलिटी हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी जॉब्स में आपको लगभग मिलती हैं। इसके अलावा बात करें प्रमोशन के बारे में, प्रमोशन चांसेस इसमें क्या हैं, तो देखिए जब आप एएसओ की पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं, एएसओ की पोस्ट पे ज्वाइन करने के बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ज्वाइन करने के बाद आप 6 साल के बाद एलिजिबल होते हैं अनुभाग अधिकारी बनने के लिए। 6 से 8 साल में आप अनुभाग अधिकारी यानी कि सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं। इन अनदर 6 to 8 years आप डेप्यूटी डायरेक्टर, डीडी एक पोस्ट होती है, वो बन जाते हैं। इसके बाद जॉइंट डायरेक्टर, जेडी, इसके बाद डायरेक्टर और अंत में इस कैडर की सबसे बड़ी पोस्ट प्रिंसिपल डायरेक्टर तक आप पहुंच सकते हैं। तो जो सीधे सेक्शन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं वो लगभग डायरेक्टर या प्रिंसिपल डायरेक्टर तक पहुंचते हैं। और अगर कोई कम उम्र का व्यक्ति, मान लीजिए कि 20-22 साल में अगर कोई एएसओ के तौर पर ज्वाइन करता है तो वो आराम से 4 प्रमोशन ले सकता है, यानी कि एसओ, डीडी, जेडी और डायरेक्टर तक पहुंच सकता है। और एक्सेप्शनल केसेस में आप प्रिंसिपल डायरेक्टर तक भी पहुंच सकते हैं। ये इसके प्रमोशनल एस्पेक्ट हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग की बात करते हैं। ये ज्वाइन करने के बाद में, एएसओ ज्वाइन करने के बाद में आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग क्या होती है? जब आप एएसओ ज्वाइन करते हैं
तो ज्वाइन करने के साथ ही या हो सकता है कि आपको सीधे ज्वाइन करने के कुछ टाइम के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ट्रेनिंग कंडक्ट होती है DHTI। DHTI डिफेंस हेडक्वार्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये एक इंस्टीट्यूट है AFHQ के अंदर, जो AFHQ के कर्मचारियों की, सिविलियन ऑफिसर्स और स्टाफ की ट्रेनिंग कंडक्ट करवाता है, जिसको कि इंडक्शन कोर्स बोला जाता है। 7 हफ्ते की आपकी इंडक्शन कोर्स होता है। उसके अलावा 7 हफ्ते की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में 1 हफ्ते का टूर होता है, ऑल इंडिया टूर, जिसमें आपको इंडिया की अलग अलग जगह पे ले जाके भारत दर्शन करवाया जाता है। 7 हफ्ते की ट्रेनिंग प्लस 1 हफ्ते का टूर, और उसके बाद एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है। उस रक्षा मंत्रालय में परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं। सहायक अनुभाग अधिकारी रक्षा मंत्रालय में काम करने का मेरा अनुभव क्या रहा है। दोस्तों, मैंने SSC CGL 2015 के माध्यम से इस पोस्ट पे सिलेक्शन लिया था। उस साल मेरी ऑल इंडिया रैंक 945 रही थी, और मैंने रक्षा मंत्रालय में AFHQ कैडर में सहायक अनुभाग अधिकारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन किया। अगर इस जॉब की मैं बात करूं तो मिनिस्ट्री की जॉब है, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलता है, एक्सपोजर आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, नए नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, और बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ आप काम करते हो मिनिस्ट्री में, तो आपकी इंटरनल ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके साथ ही हेडक्वार्टर में आप सर्विस हेडक्वार्टर ऑफिसर्स के साथ जॉब काम करते हो। इसका मतलब आर्मी के ऑफिसर्स, वायुसेना के ऑफिसर्स, नेवी के ऑफिसर्स के साथ काम करने का आपको मौका मिलता है। और जैसे कि ये लोग बड़े अनुशासित होते हैं, तो आपके जीवन में भी अनुशासन का प्रभाव पड़ता है, तो आपको एक्सपोजर अच्छा मिलता है, आप अनुशासित लोगों के साथ काम करते हैं। इसके अलावा दिल्ली मिनिस्ट्रीज़ में रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी होते हैं, तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस की काफ़ी नॉलेज हो जाती है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने 3 साल यहाँ काम किया और काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी, मिनिस्ट्री का वर्क कल्चर देखा, और मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, सपोर्टिव लोग मिले, और काफ़ी अच्छा वातावरण था जिसमें काम करने में मुझे मज़ा आया। इसके बाद मैंने होम स्टेट पोस्टिंग के लिए दोबारा एग्ज़ाम दिया, और आयकर विभाग में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होम स्टेट पोस्टिंग ली, और इस जॉब से रिज़ाइन किया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपके कोई सुझाव हैं या कोई और चीज़ आप जानना चाहते हैं इस पोस्ट के बारे में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपके कोई और सुझाव हैं आप हमें बता सकते हैं कि आप किस तरह की जानकारी चाहते हैं। हम नई नई जानकारी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।